नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वही जो पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ रहे थे कि सामंजस्य के कुछ तत्व, हमने सामंजस्य के कुछ टाइप्स पढ़े थे। जैसे सामंजस्य को कह सकते हैं कंपोजिशन। तो आज उस सामंजस्य को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो सब लास्ट हमने पढ़ा था कि रूप सामंजस्य, फिर आता है पोत सामंजस्य। पोत मतलब एक तरह का टेक्सचर होना चाहिए, जैसे एक तरह की अपन को मतलब कंपोजिशन समझ में आती नहीं रही है, बस ये थोड़ा सा। अब चलते फिर आते हैं प्रभाविता। प्रभाविता का मतलब क्या है, सिंपल से मैं बताऊं कि प्रभाविता मतलब कि जो अपना जो पेंटिंग में जो एलिमेंट जो अपन को देखते ही वो नज़र आए, फिर बाद में सेकेंडरी चीज़ें नज़र आए। मतलब कि जो अपन अपन को जो एकदम नज़र आ रहा हो, जो अपन कुछ भी चीज़ देखते जिसमें मुख्य चीज़ कुछ अपन को एकदम अपनी आंखें वहीं पे पड़ती है, उस चीज़ को प्रभाविता कहते हैं। अब इसको अपन थ्योरेटी पढ़ते हैं कि चित्र में प्रभाविता का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिसके द्वारा दर्शक की दृष्टि संयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र या तत्व पर सर्वप्रथम पड़ती है। मैंने कहा कि मतलब ऐसी कुछ आकर्षक चीज़ जिसकी अपनी नज़रें उस पर पड़ जाए, सर्वप्रथम पड़ती है, तथा उसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य तत्वों पर तथा आकृतियों पर जाती है। मतलब फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ों पर, जैसे जैसे आकृति होती है, कुछ भी चीज़ मतलब महत्व के क्रमानुसार अन्य तत्वों तथा आकृतियों पर जाती है। चित्र की सृजनात्मक प्रक्रिया यह निर्णय बहुत अहम होता है कि कलाकृति के कौन से तत्व या आकृति को आकर्षण का केंद्र बनाना है एवं सहायक आकृतियों को कितना गौण रखना है, और प्रभाविता के सिद्धांत का उद्देश्य एक रसा समाप्त करना है, चित्रित आकृतियों के रूप और सहजता प्रदान करना है, क्योंकि दृष्टिक्रम महत्वपूर्ण स्वरूपाकृतियों को और केंद्रित करता है। मतलब कि इसमें आता है कि ये पूरा जो एक तरह की कंपोजिशन कैसे सेंस बिठाने, किस चीज़ को अपन को ज़्यादा मेन बताना है, और उसके जो सपोर्टिव चीज़ है, सपोर्टिव मतलब जो सेकेंडरी चीज़ है, मतलब जो अब जैसे ये चित्र में आ रहा है, इसमें ये चित्र दे रखे तो आप चित्र समझ सकते हो। जैसे अब अपनी आंखें ज़्यादातर मेन ये घोड़े वाले चित्र पे पड़ रही है, तो इसमें मेन ये घोड़ा वाला फिर नज़र आया। फिर इसके बाद में जो इसकी सपोर्टिव चीज़ें हैं, जैसे कि ये फौजी है, ये घुड़सवार है, बाद वाले, फिर ये नज़र आया। सबसे मेन अपन को ये नज़र आ रही है। तो ये चित्र मेवाड़ शैली का है, समझ सकते हो। तो आपको इसको समझना है, सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा कि मेन चीज़ क्या होती है, फिर उसकी मतलब सेकेंडरी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दे रखा है कि वस्तु आकृतियों का उचित स्थापन होना चाहिए, मतलब कि सही जगह पर होनी चाहिए, जिसका आपने मतलब अपनी आंखें उस पर ही पड़े। बिल्कुल साइड में न हो, बिल्कुल कॉर्नर में इन जगह नहीं हो जिससे अपनी आकृतियाँ नहीं हो, और रंगों का विरोधाभास उत्पन्न होता है। मतलब कि रंगों में विरोधाभास होना चाहिए, मतलब लाल का पूरक रंग, इनको यूज़ करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सज्जा का प्रयोग होता है। रिक्त पृष्ठभूमि का उचित संयोजन होता है, मतलब कि खालिस्तान भी बहुत जगह अपन को छोड़ना पड़ता है, जिससे कि चित्र और अच्छा दिखने लग जाए, मतलब अपनी कंपोजिशन और अच्छी दिखने लग जाए। फिर आता है प्रमाण अनुपात। इसको अपन ये कह सकते हैं कि मतलब अगर आपने छोटी क्लासों हो या किसी पढ़ा होगा कि 8 फेस रूल यानी मतलब कि जो अपना पूरी एक ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें 8 तरह के फेस होते हैं। मतलब कि एक ये पूरी, जैसे मान लीजिए एक पूरी एक ह्यूमन बॉडी है, ये इसके हाथ है, ये पैर, तो ये पूरा, और ये ऊपर चेहरा, तो ये पूरा 8 फेस के बराबर होगा। 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर ये फेस आएंगे ऐसे। तो इसको प्रमाण कहते हैं, अनुपात कहते हैं। मतलब हर चीज़ का एक अनुपात होता है कि भगवान की मूर्ति कितने फेस की होगी, ये कितने होगी। तो अपने इंडियन जो मतलब शरीर होता है वो 7.5 से 8 तक होता है। जो बाहर के शरीर होते हैं, जैसे विदेशी शरीर, उनका 8 साढ़े 8 तक होता है। तो ये कुछ ज़्यादा थ्योरी की चीज़ें, इनको ज़्यादा अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कई जगह ये रूल ब्रेक भी हो जाए, मतलब इनके अपवाद भी होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं प्रमाण। प्रमाण एक मूलभूत प्राकृतिक सिद्धांत है जो कि आकार एवं अनुपात से संबंधित होता है। मतलब आकार और अनुपात, मतलब कि पूरी एक जो अपन बना रहे पेंटिंग, उसके अनुपात मतलब कि उसकी पूरी ज्योमेट्री या किसी कुछ भी कह सकते हैं। और अनुपात मतलब आकार से संबंधित, फिर अनुपात से। ठीक है, प्रमाण को संबंधता एक सिद्धांत भी कहा जा सकता है। मतलब एक तरह का ये संबंधता का सिद्धांत, मतलब एक चीज़ों में मतलब कैसे क्या हो रहा है। अब आपने देखा, अगर आप ऐसे ही आकृति सही तरीके से मतलब पूरे एक, मान लीजिए आप एक पेज बना रहे हो आकृति, ये एक आपका पेज है। अब इस पर आप सही तरीके से इतनी बिल्कुल छोटी बना दोगे, हाथ कहीं जा रहे, हाथ बहुत बड़े हो गए, पैर बिल्कुल छोटे हैं, तो ये सही नहीं होगा। इनका सबका एक अनुपात होता है, मतलब एक तरह का प्रमाण या एक रेशियो बोल सकते हैं, वो होता है जिससे आपकी आकृति बिल्कुल सही होगी। ठीक है, यह आकृतियों का अपना प्रमाण लंबाई चौड़ाई का संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और तान का वर्ण इत्यादि का चित्रभूमि से संबंध निश्चित स्थापित करता है। ठीक है, फिर आता है, फिर आगे कुछ है नहीं।
फिर जैसे प्रकृति में जैसे अनुपातिक व्यवस्था अंतर्निहित मतलब इनमें समाहित हो, जैसे पहाड़, पेड़, पशु पक्षी, मानव आदि सभी का अपना एक निश्चित अनुपात, बनावट एवं आकार होता है एवं प्रत्येक की अपनी संरचना की अनुपातिक रूप से होती है। जैसे कि सभी प्राणियों के अंग प्रत्यंग एक निश्चित अनुपात जैसे होते हैं। भारतीय कला के प्राण महत्व षडंग के द्वारा जाना जा सकता है कि शिल्प शास्त्रों में भी इनका अनेक प्रकार के प्रमाणों का वर्णन प्राप्त होता है, जिन्हें ताल व अंगुल प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि ये पेंटिंग में ही नहीं सीमित होता है, मतलब ये स्कल्पचर होता है, स्कल्पचर में भी होता है। स्कल्पचर में भी आप अगर आप कभी स्कल्पचर बनाए हो या कभी क्लास में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरह का मतलब एक प्रोपोर्शन होता है, एक तरह के कैसे क्या माप होता है कि इस तरह अपने को हेड बनाना है, इस तरह के सब कुछ होता है, मतलब एक तरह की विधि होती है, उसको अपन को फॉलो करना पड़ता है। फिर आता है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य से आप ज़्यादातर सब समझते होंगे या नहीं समझते होंगे, तो भी मैं बताता हूँ। परिप्रेक्ष्य मतलब एक कोण में, एक मतलब कि एक दिशा में, जैसे कि परिप्रेक्ष्य बहुत तरह के भी हो सकते हैं। मतलब 2i पर्सपेक्टिव, 3D पर्सपेक्टिव, ये सॉरी मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन परिप्रेक्ष्य आपको सिंपल से बताता हूँ कि मतलब कि जैसे एक यहाँ पर ये इससे छोटा बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपको सिंपल सीनरी से बता दो, जैसे ये पहाड़ है, ये नदी आ रही है, तो अपन शुरू में नदी पहले बनाते थे, पीछे बहुत छोटी होती जाती है और आगे बड़ी हो जा रही है और बड़ी होती जा रही है, और ये ऐसे ये पेड़ दूर है, जो पेड़ छोटे नज़र आ रहे हैं। तो परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है कि जो दूर की चीज़ हो वो छोटी नज़र आए और जो पास की चीज़ हो वो और बड़ी नज़र आए। जैसे कि ये नदी है तो ये आगे वाला तल अपन को बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, और जो दूर वाली चीज़ें जैसे पेड़ है ये बहुत धुंधले नज़र आ रहे हैं, इनमें रंग भी बहुत कम लगा है, मतलब कि ठंडे रंग का उपयोग किया, और पास वाले जिनमें गर्म रंग का उपयोग किया। अब यहाँ पर अपन बड़ी चाहे तो नाव भी बना सकते हैं जैसे, और लेकिन दूर हो गया तो दूर में और अपन को कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएगी, फिर अपन को बस ऐसे डॉट डॉट लगा के समार करना पड़ेगा, फिर वापस से वही आपका पुराना वाला सूरज हो गया। इस तरीके से आप प्रोपोर्शन को समझें। प्रोपोर्शन बहुत टाइप के होते हैं। 2 व्यू पर्सपेक्टिव होता है, मतलब एक यहाँ से देख रहा है, एक यहाँ से देख रहा है, तो एक आकृति ऐसे होती है, ऐसे। 2 तरीके आई अपनी हो सकती है। एक तरह का विज़न भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, परिप्रेक्ष्य को। परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा चित्र या दूरी का गहराई का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चित्रकला में परिप्रेक्ष्य का संबंध द्विआयामी दरअसल वस्तु त्रिआयामी के रूप में चित्रित करने का रहता है, अर्थात किसी भी वस्तु में दिखते ही हमें 3 आयाम में दिख जाती है, मतलब कि अपन को 2D से 3D में हम बता सकते हैं। जैसे कि एक ये है, एक ये है, अपन ऐसे बता सकते हैं। अब ये पीछे लाइन है, ये मनुष्य खड़ा है, ये ऐसे धीरे धीरे हम बनाते जाए, धीरे धीरे ये से, तो अपन को पता चल रहा है पूरी एक लाइन नज़र आ रही है मनुष्य की। ये एक तरह की जेस्चर ड्राइंग होती है, समझ सकते हो, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब अब 3D है सस्पे, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दोनों आएगी, तीनों आएगी, सॉरी। इसका भ्रम उत्पन्न, मतलब कि ये है 3D है, असली में 3D नहीं है, लेकिन अपन को पेज पे उतारना है इनको, तो इनका भ्रम अपन को पैदा करा। इसे श्रेयवृद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब कि आकारों को छोटा बड़ा करने का सिद्धांत भी कहते हैं। चित्र धरातल में केवल लंबाई चौड़ाई 2 आयाम होते हैं, किंतु इस द्विआयामी धरातल पर जब लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई या मोटाई को भी प्रस्तुत करना हो तो इस विशिष्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कुल मिला के 2D चीज़ को अपन को 3D में बताना है, वो भी पेज है। अब ये इसका 2D से 3D मेरे को नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक दे सकते हैं। इसमें भी परिप्रेक्ष्य, अगर दूर की चीज़ें देखो आपको कितनी छोटी छोटी सही नज़र नहीं आ रही, पास की चीज़ें तो बड़ी नज़र आ रही है। बस मुगल शैली का चित्र है ये। फिर आता है भारतीय पारंपरिक कला सिद्धांत षडंग। अब ये बहुत अच्छा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, और मतलब इसको एक तरह के आप जो ऊपर पड़ा वही वापस नीचे, लेकिन ये अपने इंडियन आर्ट में कैसे इसका उपयोग होता है ये बता रखा है। तो इसमें जो आगे आने वाली चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल्दी से अपन इस चैप्टर को खींच के समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो भारतीय पारंपरिक कला सिद्धांत षडंग, मतलब 6 रूल होते हैं, ये आपको बताए जाएंगे इसमें। सृष्टि में जीवन के साथ ही कला का एक भी जन्म हुआ, मतलब ये सृष्टि जीवन के साथ ही कला का, मतलब जो आदि मानव जहाँ से जन्म लिया उसके साथ साथ कला भी पैदा हुई। जब उसने वो चित्र बनाए, अपने जो देखता था वो एक लिपि के रूप में वो चित्रों को यूज़ करता था, उसने ऐसे बनाए। तो इसमें बता रखा है, काल की गति के साथ साथ कला का स्वरूप परिवर्तित होता रहा एवं धीरे धीरे कला के व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष का भी विकास हुआ, जिसमें नियम निर्धारण कर कला को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। मतलब कि फिर धीरे धीरे जब मतलब कि आदमी बड़ा हो तो मतलब आगे आते गए, धीरे धीरे अपन नए मतलब होते गए और बद से बेहतर और होते रहे, और जिसे
जिससे कला और अच्छी होती गई, मतलब और चीज़ें निखरती रही, और चीज़ें जिनमें अपन ने फिर सिद्धांतों का भी यूज़ करना सीख लिया, कैसे क्या रूल्स लगाने। फिर ये कुल मिला के एक तरह के रूल्स हैं, मतलब समझे, जिसमें नियम निर्धारण करने का, कला को सुव्यवस्थित करने, मतलब एक तरीके के बेढंग था पहले, मतलब कि कुछ मतलब इंडिपेंडेंट कुछ भी चीज़ें कर, लेकिन फिर इसके आने के बाद अपन को मतलब चीज़ों में अपन को समझ में आने लगी कि फिर कैसे क्या काम करना है, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। ठीक है। प्राचीन भारतीय साहित्य में विविध कलाओं के विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। ये पहले भी एक बार ये लाइन आई हुई है, जिसमें वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं का में चित्रकला का आलेख्य को चतुर्थ स्थान पर रखा गया। मतलब कि कामसूत्र में 64 कलाएँ दी गई है, 64 कला में चित्रकला को चौथे स्थान पर रखा हुआ है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित नाम से, मतलब कि ये बात ध्यान रखना, कामसूत्र के तीसरे अध्याय को विद्वान ने अपनी पुस्तक, उनका पुस्तक का नाम भी है, क्या नाम था उनका, जय मंगला, ये पुस्तक भी ध्यान रखना आप। जय मंगला का क्या चित्र आलेख के 6 अंगों का वर्णन एक श्लोक में किया। मतलब कि ये कामसूत्र के अंदर जो तीसरे मतलब चौथे स्थान पर रखी गई कला है चित्रकला, जिसको अपने यशोधर पंडित ने उन्होंने इसका मतलब अलग से एक किताब लिखी, उसमें इन्होंने है ना इन 6 अंगों का वर्णन किया आपने। वस्तुतः उन्हें पहली बार कला के नियमों का उल्लेख किया और उनके श्लोक की व्याख्या की श्री अविनाश ठाकुर ने। तो ये बात भी ध्यान रखने की कि अविनाश ठाकुर ने उनकी व्याख्या की। अब आप एक बात ध्यान रखना, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर अलग होता है और एक अविंद्रनाथ ठाकुर अलग है, अलग है। ठीक है, तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर मत समझ लेना, वैसे ठाकुर लिखा हुआ आता है लेकिन कभी कभी नहीं लिखा हुआ था। भारत शिल्पी षडंग में की गई, मतलब ये किताब उनकी दे रखी, तो इसको भी आप अंडरलाइन देख लेना, जिसका हिंदी अनुवाद महादेव शाह ने किया। अगर आप सबको ये इसका PDF चाहिए होगा तो आप मेरे को आप कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। फिर आता है ये श्लोक, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगम। अब ये इसके बारे में दे रखा है, रूप भेद, सभी प्रकार की आकृतियों और उनकी विशेषताओं का ज्ञान। मतलब कि सभी प्रकार की आकृतियों का मतलब क्या है कि मतलब घोड़े हाथी में इनमें फ़र्क करना, मनुष्य का चेहरा अलग होता है, इनका मतलब रूप अलग होता है, इनकी आकृति बिल्कुल अलग होती है, ये चीज़। फिर आती है प्रमाण, मतलब प्रमाण अपने पहले भी बात की कि अनुपात, नाम, शरीर की रचना कैसे क्या होती है, ह्यूमन बॉडी कैसे होती है, एनिमल बॉडी की भी अलग होती है। फिर आते हैं भाव, आकृतियों के दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, मतलब कि आकृतियों में कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए, कुछ भाव नज़र आने चाहिए जिसको मतलब लोग समझ सके। फिर आती है लावण्य योजना, मतलब कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश, को मतलब कुछ तरह के एक सौंदर्य नज़र आना चाहिए। मतलब कि एक तरह की मतलब अगर आप क्या कह सकते हैं कि मतलब एक लड़की का चित्र बना रहे हो, मतलब तो उसमें कुछ एक तरह का सौंदर्य कुछ नज़र आना चाहिए। बाकी सब चित्र एक है लेकिन कुछ ना कुछ अलग सा कुछ नज़र आना चाहिए जो पुरुषों के चित्र में ना हो। फिर आता है सादृश्य, अनुमान देखते हुए रूपों का समान आकृति, मतलब सादृश्य का मतलब जो देखा वो बनाया, अनुरूपता मतलब जो कुछ भी अपन ने देखा सामने और उसको बनाया, उसमें कुछ मेल होना चाहिए, सेम चीज़ें लगनी चाहिए। फिर आता है वर्णिका भंग, वर्णिका का मतलब होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्णिका मतलब रंगों तथा तुलिका का प्रयोग कलात्मकता। अब सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं रूप भेद। रूप भेद का शब्द अर्थ है कि रूप में विविधता एवं भेद। अर्थ, मर्म यह रहस्य अर्थात रूप के रहस्य को समझाना। रूप कहते हैं आकृति के लिए प्रत्येक आकृति में एक ऐसी विभिन्नता विशेषता दर्शित होनी चाहिए जो कि सर्वथा मौलिक हो और जिसकी किसी दूसरी आकृति से समानता न बैठती हो। वस्तुतः जिस विशेष गुण के समावेश से किसी आकृति में सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो और उसी गुण में विशेष नाम रूप है। मतलब कि सब चीज़ों का अलग अलग रूप होता है, कुर्सी, टेबल, इन सब चीज़ों का अलग होता है। जैसे जैसे इंसानों का, जानवरों का, इनके अलग होता है, इन सब के एक नहीं होते। अब इंसानों में भी सबका रूप अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से अपन को रूप को समझना पड़ता है। रूप अनंत है, उसको किसी परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मतलब कि रूप बहुत सारे तरह के, आप एक बनाओगे, दो बनाओगे, 1000 बनाओगे, लेकिन बहुत सारे रूप हैं। रूप की पहचान 2 प्रकार से की जा सकती है, एक तो आँखों के द्वारा और दूसरा आत्मा के द्वारा। मतलब एक अपन आँखों से देख कर समझ सकते हैं कि इनमें राम और श्याम में भेद है, और दूसरा आत्मा के द्वारा, मतलब कि जो अपने मन में कुछ आ रहा हो। ठीक है, एक तो आँखों और आत्मा के द्वारा। ठीक है, फिर आते दृष्टि के द्वारा हम किसी लंबी, चौड़ी, चौरस, गोल, मोटी, पतली, काली वस्तु को ग्रहण कर सकते हो, और मन या आत्मा के द्वारा भेद या स्वरूप को समझा जा सकता है। ठीक है,
फिर आता है भारतीय कला में रूप भेद सबसे अच्छा उदाहरण है अजंता के चित्र। इनमें भीड़ भाड़ वाले चित्रों में भी प्रत्येक रूप में भेद है। मतलब कि अगर अपन भारतीय कला में रूप भेद को अपन समझना हो तो अजंता के चित्र में बहुत सारे रूप अपन, अगर आप अजंता गुफा कभी गए हो जोगीमर्रा की या अजंता की, तो उनमें देखना आप कभी कि सबके रूप एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। सब में एक तरह का रूल फॉलो नहीं हुआ, सबसे अलग अलग रूप है। सभी अपनी चारित्रिक विशेषता है जिनमें मन की आंखों से अनुभव किया जा सकता है। आगे चलते अपन, ये जैसे चित्र देख सकते हो तो आप इसमें अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे, आप ध्यान से देख लेना या मैं अपलोड कर दूंगा, कमेंट में कह देना आप। फिर आता है प्रमाण, वस्तु के मतलब कि कितना क्या नाप होता है एक चेहरे का, किसका, कुछ भी। वस्तु के विषय में निर्मित ज्ञान प्राप्त करना, उसकी निकटता, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, अनुपात आदि का मन ही प्रमाण कहलाता है। प्रमाण चित्र विद्या का वह अंग है जिसके द्वारा हम प्रत्येक चित्र का मान, लंबाई, चौड़ाई निर्धारित कर सकते हैं, मूल वस्तु की यथार्थता का ज्ञान उसमें भर सके। मतलब कि जो अपन को नज़र आ रहा है उसको हम बना सकें। प्रमाण के द्वारा हम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में भिन्नता और उनके विभिन्न भेदों का ग्रहण कर सकते हैं। पुरुष और स्त्री की लंबाई में क्या भेद है, उनके समस्त अवयवों और समावेश किस क्रम में होने चाहिए, अथवा देवता और मनुष्य के चित्रों में कद के क्या मान है, ये सभी बातें प्रमाण के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। प्रमाण के द्वारा हम समुद्र की असीम दूरी व आकाश के विस्तार आदि को छोटे धरातल में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब प्रमाण से अपन क्या कुछ नहीं कर सकते, मतलब सब चीज़ों को अपन एक तरह के कैलकुलेट, मतलब कि कैलकुलेट क्या कह सकता हूँ कि मतलब सब चीज़ों को अपन समझ सकते हैं और उनको अपन अपने जो पेज है उस पर उतार सकते हैं, पेज, कैनवास, कुछ भी। ठीक है, ये चित्र बना रखा है। मतलब इसमें देखो आपने जो बुद्ध भगवान है उनका चेहरा, मतलब उनका शरीर सबसे बड़ा बना रखा है और बाकी सबका है तो छोटा छोटा बना रखा है, देखिए। ठीक है, फिर आता है भाव। भाव कहते हैं आकृति की भंगिमा को, उसके स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया। चित्रकला में भाव अभिव्यंजना को बड़ा महत्व दिया है। भिन्न भिन्न भावों का अभिव्यंजना से शरीर में भिन्न भिन्न भंगिमाओं का जन्म होता है। भाव एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके लक्षण कारिक धर्मों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। भाव मतलब कि चित्र अपन को, मतलब कुछ ऐसा नजर आवे कि चित्र में कि कुछ मतलब भाव कुछ नजर आवे। भाव का कार्य रूप को भंगिमा देना और व्यंग का कार्य रूप को ओट के भाव के इशारे को अभिव्यक्त रूप से प्रकट करना। भाव विशेष में अंगों में निश्चित क्रियाएं होती है, इसके अनुसार आकृति समभंग, अभंग, त्रिभंग और अतिभंग मुद्राओं में बनाई जाती है। मतलब है कि मतलब अपन चित्र में ऐसे देखें कि मतलब कुछ मुद्राएं होती है जिससे अपन समझते हैं कि ये क्या भाव स्पष्ट कर रही है। जैसे कि भरतनाट्यम में इनमें अपन मुद्राओं को देख कर समझ पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये चित्र में भी ऐसा ही होता है कि अपन चित्र की कुछ मुद्राएं देख के अपन समझ जाते हैं कि इसमें क्या भाव देना चाह रहा है, क्या है, विरोधाभास है, क्या है। ठीक है, फिर आता है लावण्य योजना। लावण्य योजना कहते हैं रूप की संचित या परिमिति के लिए रूप, प्रमाण और भाव के साथ चित्र में लावण्य का होना भी आवश्यक है। प्रमाण जैसे रूप में परिमिति देता है वैसे लावण्य भी एक परिमिति देता है। भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है और लावण्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है। लावण्य मतलब एक तरह का, मतलब कि जो पुरुष का चेहरा, पुरुष का शरीर है, पुरुष जैसा दिखना चाहिए और मतलब उसमें एक तरह की, मतलब अपन लगना चाहिए वो असली में अपन को नज़र आ रहा है। मतलब किसी चीज़ को चलते हुए बना रहे तो चलता हुआ एकदम लगना चाहिए कि वो चित्र सजीव चित्र, मतलब निर्जीव चित्र और सजीव चित्र इसमें आते हैं। भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है और लावण्य बाह्य सौंदर्य अभिव्यंजक। चित्र में बाह्य अलंकृति का समावेश लावण्य योजना द्वारा ही संभव है। मतलब अपन किसी भी चित्र को सही से बनाएंगे तो एक तो भाव होता है जो अंदर की चीज़ें होती है और जो लावण्य होता है जो बाहर की चीज़ें होते हैं उसको पकड़ता है। लावण्य योजना से चित्र में कांति और छाया का सुंदर समावेश होता है। चित्र को वह नयनाभिराम बना सकता है। नयनाभिराम का मतलब है अच्छा बना सकता है। विद्वानों ने लावण्य की तुलना एक प्रकार से चमक से की जा सकती जो असली मोतियों में होती है। इस प्रकार लावण्य एक चमक के समान है जो आकृतियों को मधुर बनाती है। जैसे ये देख सकते हैं लावण्य, मतलब इसमें आपको एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या ना, पद्म पाणी का चित्र अजंता की गुफा सेकंड या फर्स्ट से है, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर ध्यान से देखो ऐसा लग रहा है कि ये सही में देख भी रहे, ऐसा कुछ लग रहा है। इसको ऐसे लग तो नहीं रहा लेकिन आपको समझना पड़ेगा, किताब के अनुसार चल रहा है इसलिए। लावण्य का एक अर्थ और भी है नमक। लावण्य को अपन लवण मतलब नमक कहते हैं। नमक मतलब साल्ट प्रयुक्त होता है, अर्थात जिस प्रकार भोजन नमक में बिना भोजन नमक के बिना स्वादहीन होता है, उसी प्रकार चित्र लावण्य के बिना कांतिहीन होता है। लावण्य के साथ योजना शब्द चित्र परिकल्पना की प्रक्रिया को भी प्रस्तुत करता है, अर्थात योजनाबद्ध रूप में कार्य करता है। मतलब कि
जैसे फूड में अपने अपने जो खाना खाते हैं उसमें अगर अपन नमक नहीं डालते तो कुछ अधूरा सा लगता है, उसी प्रकार लावण्य न होने में चित्र भी कुछ ना कुछ अधूरा लगने लग जाता है। ठीक है। फिर आते हैं सादृश्य। सादृश्य मतलब जो देखा वो बना है, क्या किस अपन कुछ भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब कुछ चेहरा बना रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर किससे नज़र आ रही, आंखें बना रही क्या कि नज़र आ रही, तो किसी मूल वस्तु के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता का नाम ही सादृश्य है। किसी रूप में भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य का कार्य है। सादृश्य के 3 अर्थ किए जा सकते हैं। किसी भी वस्तु के उसी रूप में चित्रित करना, दूसरा है कि वस्तु के देश, प्रवृत्ति, स्थान आदि को समझकर चित्र बनाना, किसी भी चित्र को उचित चिन्हों, प्रतीकों, उपमाओं या अलंकारों से युक्त चित्र बनाना। जैसे भारतीय कला में प्राय निम्न उपमाओं का प्रयोग होता है, जैसे कि मतलब कि इसमें दे रखा है कि मतलब कुछ भी अपन स्ट्रक्चर बना रहे, जैसे आँख वहाँ कुछ भी बना रहे तो उसके बराबर के चित्र, मतलब उसके बराबर के स्ट्रक्चर को समझ लो। तो ये मतलब अपनी भारतीय कला में होता है। जैसे अंडाकृति या पानाकृति, भव्य मतलब धनुषाकार, कमर मतलब डमरू के जैसे बनानी, मतलब जैसे आप पुराने चित्र देखते होंगे या अगर लोक कला वाले चित्र देखते हो तो सबसे पहले ऐसे वो अपना एक चेहरा बनाते हैं अंडाकृति, और एक तरह के डमरू जैसे आप पूरा अपनी कमर बना देते हैं, फिर ये ऐसे हाथ, ये ऐसे पैर होते हैं। ठीक है। कमर, नासिका मतलब शुक चंचू, ये अपन नेत्र होते कमल पत्र, कमल की जैसे ऐसे नेत्र, गला शंखाकृति मतलब शंख के जैसा गला होता है। अंगुलियाँ मतलब सेम की फली, मतलब कि ऐसे फली टाइप अंगुलियाँ। ये सही नहीं बन रही सर, फ़ोन से बना रहा हूँ क्योंकि। फिर आगे चलते हैं अपन। फिर आता है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, नाना वर्णों का सम्मिलित मतलब कि कलर योजना, अपनी कलर स्कीम कैसे क्या रखनी है। वर्णिका भंग कहते हैं किसी भी स्थान पर किसी भी रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किसी भी रंग के समीप इसका संयोजन करना चाहिए, और ये बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही जानी जा सकती है। रंगों में भेदभाव से हम वस्तुओं की विभिन्नता व्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। चित्र षडंगों में वर्णिका भंग एक स्थान सबसे बाद में इसके लिए रखा गया है क्योंकि यह षडंग साधन का एक चरम बिंदु है। मतलब कि आगे जो सब जितने भी बिंदु है वो सब चित्र को बनाते, लेकिन जो लास्ट जो चरम पर ले जाता है चित्र को वो है कलर। कलर मतलब वर्णिका स्कीम, कलर स्कीम या कुछ बाद में इसका चरम बिंदु है। शेष 5 अंगों की सिद्धि हम कागज पर बिना एक भी रेखा खींचे केवल मन के दृष्टि और गंभीर चिंतन के द्वारा भी कर सकते हैं, किंतु वर्णिका भंग ज्ञान के लिए हमें हाथ में तूलिका लेकर दीर्घ अभ्यास करना पड़ता है। मतलब कि अपन जो जी पुरानी सब चीज़ें पढ़ी तो इनको अपन समझ सकते हैं, लेकिन जो वर्णिका भंग है मतलब कि कलर की स्कीम है वो अपन हाथ में ब्रश लेके कभी हाथ में ब्रश लेके ही समझ सकते हैं। हम मन में सोचने से नहीं समझ सकते। कि अगर आप एक बात माने, अगर आप रोज़ चित्र की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ चित्र के बारे में बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आप चित्र कभी बना नहीं पाओगे। इसके लिए आपको हाथ में ब्रश, पेन, कुछ भी पेंसिल लेके बैठना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है भारत में कला में जो अपार स्थिति सुरक्षित है उसके महत्व का एक कारण यह भी है कि उसको निर्माता कलाकारों को उक्त षडंगों का पूर्ण ज्ञान था। भारतीय कला में अंग चित्रकारों के लिए साधन विषय रहे क्योंकि उनका मानना था कि इन अंगों को प्रतिपादित करने पर हम चित्र को पूर्ण कर सकते हैं। मतलब कि भारतीय चित्रकला में मतलब ज़्यादातर लोगों ने है ना इन षडंगों का उपयोग किया है और इनको अच्छा माना गया है। ठीक है। फिर आते हैं सृजनात्मक प्रक्रियाएं। कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। वह आरंभ से ही अपने चारों ओर परिवेश से प्रभावित होकर उसे विविध माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त करता है। जैसे शब्द, आकार, गीत, नृत्य आकारों द्वारा दी गई अभिव्यक्ति चित्रकला कहलाती है और उसी अपनी सृजनात्मक प्रक्रिया होती है। चित्रकार किसी विशिष्ट सृजनात्मक प्रक्रिया के द्वारा कुछ तत्वों एवं संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर अपने भावों को मूर्त रूप में दे पाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया जिससे अंतर्गत मानव मस्तिष्क कुछ अवस्थाओं या प्रक्रियाओं के से गुजरता है और निम्न प्रकार है। जैसे अवलोकन, मतलब कि चित्र कैसे बनाया जाता है, जिसमें मनुष्य किस चीज़ों को अपन मतलब जो मानव का एक मतलब जो भी आदमी कुछ बना रहा है तो वो किस फेज से गुजरता है उसको आगे बताया गया है। जैसे फर्स्ट होता है अवलोकन, मतलब जो कुछ भी चीज़ देख रहा है तो उसको आप एक बार वो ध्यान से देखेगा कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या है, कैसे समझेगा उस पूरी आकृति को फिर बनाने। तो यह पढ़ते अपन मानव अपने सामान्य जीवन में चारों ओर से अनेक पदार्थों एवं आकारों से घिरा होता है। इन आकारों में पदार्थों का ज्ञान एवं वह अपने नेत्रों के द्वारा करता है। मतलब कुछ भी चीज़ों को वो अपने नेत्रों से ही देखता है। ये बात तो सिंपल है। सृजन प्रक्रिया में निरीक्षण या देखना पहली प्रक्रिया है। नेत्रों के द्वारा निरीक्षण के द्वारा ही आकार ज्ञान होता है। अतः चित्र रचना प्रक्रिया में निरीक्षण महत्वपूर्ण स्थान है।
चित्र रचना में निरीक्षण सामान्य क्रिया न होकर एक विशिष्ट क्रिया होती है, क्योंकि इससे कलाकार किसी भी वस्तु विशेष आकार का ज्ञान होता है। किसी भी वस्तु का आकार, रंग, रूप एवं उसके आसपास की वस्तु का एवं वातावरण समझना निरीक्षण के द्वारा संभव हो पाता है। निरीक्षण को आप एक तरह की ऑब्जर्वेशन भी मान सकते हैं कि जब तक आप ऑब्जर्वेशन सही ढंग से नहीं करते तो आपके चित्र कभी सही नहीं बनेंगे। ये एक बात है। वस्तुओं के वातावरण समझना निरीक्षण के द्वारा संभव हो पाता है। यही देखना या निरीक्षण करना कलाकार को सृजन के लिए प्रेरित करता है और अपने भावों के अनुसार चित्र बनाने के लिए आकारों का चयन करता है। फिर बात आती है अवबोध, प्रत्यक्षण। ये एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। अवबोध को अवधान या प्रत्यक्षण भी कहा जाता है। प्रत्यक्षण की एक संज्ञात्मक मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति कलाकार अपने निरीक्षण की गई या देखी गई वस्तुओं या आकारों से सक्रिय चयनात्मक प्रक्रिया द्वारा कुछ विशिष्ट आकारों का चयन करता है और उन आकारों पर अधिक ध्यान देता है। यह प्रक्रिया मनुष्य की आकृति को सौंदर्य और अनुभूत करने से जुड़ी होती है, अर्थात कलाकार अपने सौंदर्य चेतना का रूप बोध के द्वारा अपने चयनित आकारों को अन्य आकारों से अलग रखता है। जैसे उदाहरण के लिए कलाकार एक दृश्य चित्र बना रहा है, समय अपने सामने स्थिति विशाल दृश्य के कुछ विशिष्ट आकार जैसे वृक्ष, घर, भवन आदि चयन कर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और अपने चित्रों में अंकित करता है। यही प्रत्यक्षण अवबोध है। जैसे कि इस चीज़ को आप समझे कि अगर आप फोटो खींचते हो, जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लेते हो, तो उसमें आपको सिर्फ आपका चेहरा ही आता है, बाकी चीज़ें आप छोड़ देते हो, बाकी चीज़ें ब्लर भी आती है ना। ये बहुत ये भी चीज़ एक तरह की पेंटिंग्स में भी उपयोग होता है। इसमें मतलब ये करा जाता है कि अगर आपके सामने अगर एक तरह की एक लैंडस्केप सीन है, मतलब पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, नदी है, एक बहुत सारे गांव है, झोपड़े हैं, तो उसमें सिर्फ आर्टिस्ट वो सब चीज़ों को नहीं लेगा, वो सिर्फ उसकी एक दो चीज़ों को पकड़ेगा। क्या है, पेड़ को लेना है, एक झोपड़ी को लेनी, इन चीज़ों को लेनी, फिर वो बनाएगा। सभी चीज़ों को बनाना असंभव होता है, मतलब एक साथ, तो उनको अलग अलग से मतलब वो देखेगा और वो उसमें जो उसको सही लगेगा वो चीज़ें लेके वो एक अपनी एक अलग रचना बनाएगा। फिर आती है कल्पना शक्ति। मतलब ये चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कल्पना होना आर्टिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि उसमें एक क्रिएटिवनेस होनी चाहिए। कला में कल्पना का अपना एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान होता है। कल्पना एक संवेदनशीलता से जुड़ी शक्ति है जो कि प्रत्येक मनुष्य में होती है। प्रत्येक मनुष्य में अपने जीवन में अनेक कल्पनाएं करता है। वस्तुतः कल्पना एक वैचारिक स्वरूप है जिसके मनुष्य अपने इंद्रियजन्य अनुभवों से कुछ नए मानसिक आकार बनाता है। ये आकार मानव की संवेदना के आधार पर बदले रहते हैं। कल्पना में बुद्धि एवं योजना का निर्माण आदि के समावेश होता है। कल्पना एक प्रकार से मानसिक प्रत्यक्षीकरण जिसमें व्यक्ति या कलाकार अपने मन में नवीन रूपों, आकारों आदि का निर्माण करता है। इस प्रकार कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा कलाकार को किसी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष बोध होता है और उसके आधार पर वह अपने नव सृजन को आकार प्रदान करता है। कल्पना को कलाकार की एक सृजनात्मक शक्ति माना, मतलब एक क्रिएटिव प्रोसेस माना गया है, शक्ति माना गया है। एवं सृजनात्मक मतलब एक क्रिएटिविटी। एक चित्र रचना का सृजन प्रक्रिया में कल्पना का विशेष महत्व होता है क्योंकि उससे मिलकर ही कला द्वारा देखे गए या अवबोध किए गए आकारों में कलाकृति रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि एक तरह की क्रिएटिवनेस कह सकते हैं। आर्टिस्ट अपन कि कितना वो अपने ड्राइंग या पेंटिंग बनाता है उसमें वो अपनी कितनी क्रिएटिविटी डालता है, कितना क्या करता है, तो वो बताया गया। ठीक है। फिर आता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, मतलब कि क्रिएटिव चीज़ बनाना। कला सृजन का कला रचना एक विशिष्ट प्रक्रिया। अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा निरीक्षण किए गए और अवबोध किए गए या समझे गए आकार या कुछ विशिष्ट भाव जब कल्पना से जुड़कर अभिव्यक्त होते तो इसे सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहा जाता है। यह अभिव्यक्ति कलाकार के अंतर्मन और उसकी विचारधाराओं का कल्पनाओं और सृजनात्मकता का परिचायक होती है। यह अभिव्यक्ति स्वच्छंद व मुक्त होती है। यह अभिव्यक्ति सामान्य सूचनाओं से भिन्न होती है क्योंकि यह कलाकार संवेगों एवं ज्ञात्मक स्तर से जुड़ी होती है। जब कोई कवि या कलाकार अपने मन में भावों को शब्दों या आकारों में किसी द्वारा प्रस्तुत करता है तो उसी के कला के काव्य का नाम दिया जाता है। मतलब कि सब कलाकार की अपने अपने एक तरह की क्रिएटिव प्रोसेस होती है, सब कुछ अपना सोचते हैं, जो एक कुछ ज्ञान से लेकर जो कितने भी आर्टिस्ट होते हैं तो उनके अंदर आप देखना है कि एक कॉमन चीज़ होती है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ते रहते हैं। मतलब कि जो काव्य से इनसे जुड़ी होती है जिनसे वो उन चीज़ों और समझ सकते हैं। हमने वो एक तरह की फिलोसफी लेकर चलते, फिलोसफी मतलब वो किसी धारणा को लेकर चलते और वो चित्र बनाते। चित्र, मूर्ति का संगीत आदि के द्वारा अपने मन को अभिव्यक्त करता है और तो वह अभिव्यक्ति कलाकृति का रूप धारण कर लेती है। अतः कलाकृति मानव मस्तिष्क का वह सृजन प्रक्रिया है जहाँ वह अपने अनुभवों को सुनिश्चित कला तत्वों का एवं संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। एवं वह अभिव्यक्ति पूर्व 3 अवस्थाओं अर्थात निरीक्षण, अवबोध, कल्पना से गुजरकर ही पूर्ण पाती है। सृजनात्मक प्रक्रिया कलाकार के संपूर्ण मानसिक विशिष्टता का भी अभिव्यक्ति होती है। प्रक्रिया कलाकार की संपूर्ण मानसिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति, मतलब क्रिएटिव प्रोसेस, एक तरह की मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए।
फिर आता है सृजनात्मक पक्ष, क्षय वृद्धि का परिप्रेक्ष्य, मतलब छोटे बड़े का परिप्रेक्ष्य। क्षय वृद्धि व वैज्ञानिक, मतलब ये वापस से पर्सपेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्षय वृद्धि का वह वैज्ञानिक ढंग है जिसकी सहायता से ठोस आकारों को समतल स्थल पर इस प्रकार अंकित किया जाता है जिसके उनका एक रूप आकृति की तरह ठोस व प्रमाण युक्त दिखाई दे, मानो कि उसके विशेष दृष्टि बिंदु से देखा गया हो। ऐसा करने पर आकृति में कुछ अंक अतिशय हो जाते हैं, अतः कुछ भाग कुछ में क्षय हो जाता है और सामान्यतः हमारी दृष्टि प्रत्येक वस्तु के अंतराल में उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई अथवा गहराई इन तीनों आयामों में ग्रहण करती है। मतलब क्षय वृद्धि मतलब छोटा बड़ा करना, इतनी ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है अपन को। फिर इस चित्र तल में किसी भी वस्तु को केवल 2 आयाम प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः तीसरे आयाम तक भ्रम उत्पन्न किया। मतलब किसी भी अपन चीज़ को बनाते हैं तो सबसे पहले अपन फर्स्ट 2D या 1D बनाते हैं, फिर उसमें अपन 3D का आयाम उत्पन्न करते हैं, मतलब क्योंकि 2D सरफेस होती है तो 3D सरफेस कभी नहीं होती। फिर तीसरे आयाम पर भ्रम उत्पन्न करते हैं जिसकी विशिष्ट विधि का प्रयोग किया जाता है, वह परिप्रेक्ष्य प्रमाणिक कहता है। अब आगे एक वीडियो आगे बढ़ेंगे। चित्रभूमि पर अंकित वस्तुओं के आकार पर क्षय और वृद्धि तथा वातावरण में दूरी जाती है, समांतर रेखाओं में एक निश्चित बिंदु पर मिलन के रूप में किया जाता है। यह दृश्य भ्रम भी कहलाता है। जैसे आसमान में निश्चित दूरी पर पृथ्वी पर मिलता है हुआ प्रतीत होता है, रेल की पटरी पर सड़क की दूरी होती है आगे जाके बंद हो जाती दिखाई दे, जबकि वास्तविक ऐसी नहीं होती। कलाकार इसे देखने के लिए दूरी और वस्तु को एक छोटा पास वस्तु को बड़ा बनाता है, वास्तविकता भ्रम उत्पन्न करता है। कला के इतिहास को देखने के ज्ञात होता है कि भिन्न भिन्न समय कलाकारों ने परिप्रेक्ष्य की समस्या को भिन्न भिन्न प्रकार से सुलझने का प्रयत्न किया। मतलब कि जो अपना पर्सपेक्टिव था उसको अलग अलग तरह से समझा लोगों ने। जैसे रेखा श्रीवृद्धि द्वारा वातावरणीय श्रेयवृद्धि, मतलब कि रेखा श्रीवृद्धि की पास की आकृति बड़ी और दूर की आकृति छोटी समझी, आकार में भिन्नता लगी, मतलब छोटा आकार और बड़ा आकार किया, और इस प्रकार दर्शाई गई क्षय वृद्धि रेखाएं क्षय वृद्धि के कहलाती है। फिर आती है वातावरणीय क्षय वृद्धि, मतलब कि दूरी की आकृतियों की रंगत पास की आकृतियों में परिप्रेक्ष्य में धुंधली कम नजर, मतलब कि जो दूर की आकृति होती है उसे ज़्यादातर धुंधली या कोल्ड रंग से संबोधित किया गया, प्रकाशमान होती है, और दूर से दूर तक होने पर प्रत्येक रंगत का स्वभाव ठंडा होता है। इस प्रकार केवल धुंध और वर्ण का पृष्ठगामी भाग बनाकर वातावरण क्षय वृद्धि दिखाई जा सकती है। सपाट सतह पर शीतल एवं पीत रंगों द्वारा प्रभाव दिखाया जा सकता है। सिद्धांत आकार दूरी के प्रभाव से शीतल एवं पीत अनुभव होते हैं क्योंकि उनकी रंगत प्रकाश वायु तल दूर से प्रभावित होती है। मतलब कि कुल मिला के कोल्ड और वार्म रंग के बीच में दूरी बताई थी इन्होंने कि जो दूर जो रंग आते हैं वो कोल्ड रंग होंगे और जो पास में होते हैं जो वार्म रंग होंगे, जैसे पीला नीला और ये सब कुछ नीला उसमें नहीं आता, पीला और लाल आता है। आकारों का नैंदिक क्षयवृद्धि, मतलब कि आकार में छोटा बड़ा, केवल आकार ही क्षय अथवा वृद्धि के आकार पर नैंदिक दूरी का प्रभाव उत्पन्न करने में नैंदिक क्षय वृद्धि कहलाते हैं। मतलब कि आकार में बड़ा ही छोटा ही करना। यह एक वातावरणीय एवं रेखाएं के क्षय वृद्धि के वैज्ञानिक सिद्धांत से भिन्न है। भारतीय लघु चित्रों में इसका सिद्धांत का प्रयोग किया, मतलब कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स है उसमें ज़्यादातर इनका प्रयोग किया गया। फिर अपन आगे आते हैं माध्यम का उपयोग, मतलब कि आप कौन से क्या कलर चलाते हो, ऑयल कलर, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ये सब तरह के एक तरह के माध्यम होते हैं, जैसे चारकोल पेंसिल ये तरह की। तो इसमें पुराने माध्यमों के बारे में बताया गया है कि प्राचीन काल से ही मानव अपने विचारों, भावों एवं संवेदनाओं की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से की रचना सामग्री जैसे प्राकृतिक रंग, खड़िया, गेरू, मिट्टी, कोयला आदि माध्यम से प्रस्तुत की, और समय के साथ साथ चित्रण माध्यम की सामग्री व स्वरूप में विविधता एवं विकास दिखाई देता है। माध्यम उपयोग के संदर्भ में यह माना जाता है कि जिस प्रकार संगीतकार को स्वरों एवं कवि शब्दों और उनके उपयोग का ज्ञान अवश्य है, उसी प्रकार एक चित्रकार को अपने माध्यम का उपयोग एवं विधि संभावना का ज्ञान अभी भी आवश्यक है। मतलब कि जैसे अपने संगीतकार को अपने स्वर और इन सब का ज्ञान होता है, मतलब जो चित्र लेखक होता है उसको भी अपने सब चीज़ों को नॉलेज होता है, सब चीज़ों। तो उसी प्रकार जो अपने जो ये सब उनके माध्यम है। वैसे अपना माध्यम भी एक तरह के कलर्स और इनको कहते हैं, कलर्स और पेंसिल, तो इनको वो कैसे उपयोग करना चाहिए और कैसे क्या रखना चाहिए वो इसमें दे रखा है। भारतीय शिल्प शास्त्रों में भी कलाकार के लिए माध्यम उपयोग का प्रविधिक ज्ञान आवश्यक बताया गया कि शास्त्रों में विविध प्रकार के माध्यम एवं उनके उपयोग की प्रविधि विस्तार से समझाई गई है। किसी भी चित्र में रचना के कला तत्वों आदि के साथ साथ चित्रण माध्यम का भी विशेष महत्व होता है, मतलब कि उनका एक अलग ही महत्व होता है। मतलब कि सब माध्यम का एक अलग अलग, जैसे वाटर कलर होता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑयल कलर होता है जिसमें अपन ऑयल तरीके से एकदम धुंधली चीज़ें बन जाती है, जैसे पेस्टल्स होते हैं। ये अपन आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि अब कला माध्यम के द्वारा ही नाम से है। फिर तत्वों का सही प्रयोग करना एवं स्वयं को अभिव्यक्त करना पाता है। फिर चित्र रचना के लिए माध्यम के
साथ विभिन्न भौतिक सामग्रियाँ जैसे रंग, पदार्थ, रंगों के संवाहक, संवाहक मतलब कि मीडियम्स आदि का ज्ञान होना भी आवश्यक है। विषय के अनुसार उपयुक्त माध्यम उपयोग द्वारा विशिष्ट प्रभावों को उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब माध्यम से भी हम कुछ चीज़ों को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे 2D से 3D में लाना। फिर आता है अंकन। अंकन मतलब कि चित्रों को नापना, चौंकना, या वो एक तरह का ये संयोजन का ही चीज़ें है, मतलब कि जो अपने कंपोजिशन कैसे बैठानी है वो चीज़ें हैं। रेखाओं द्वारा आकृति या चित्र बनाना अंकन कहलाता है। अंकन का तात्पर्य चित्रांकन, आरेखन, आरेख, चित्रा, रेखांकन, खाका एवं खिंचाव आदि से लिया गया। मतलब प्रागैतिहासिक काल से ही मानव ने अपने अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए रेखांकन का प्रयोग किया। अंकन का अर्थ भाव, भंगिमा, अथित रेखांकन करना है। मतलब कि रेखांकन मतलब कुछ भी चित्र बना रहे उसका रेखांकन करना है, उसको नाप जोक करना है। अंकन का आशय नकल करना नहीं है, किसी भी विचार को स्पष्ट करना एवं पूर्व योजना चित्रण करना है। इससे हम अपनी कल्पना को प्रकट कर सकते हैं। विवरणात्मक रूप से बनाई जाती है। जब हम किसी वस्तु को व्यक्तिगत रूप से किसी रूप में देखते तो उसका उसी रूप में चित्रण करते हैं, तो वह अंकन कहलाती है। किसी धरातल पर पेंसिल, चौक, चारकोल, निम्ब, शाही, तुलिका जैसे साधनों का आवश्यकता अनुरूप कल्पना अनुरूप बनाना अथवा आकृतियों का अंकित करना अंकन कहलाता है। मतलब कि सही तरह से उपयोग करना। फिर आता है लास्ट टॉपिक है जो अपना अनुअंकन। किसी भी देखी गई आकार वस्तु अंकन को अपने मन में बनाना, अर्थात विचारों, भाव, कल्पनाओं को समाहित करते हो। मतलब कि अपने कुछ इमोशंस जोड़ने, उसमें भाव हो कुछ भी, सात प्रमाण परिवर्तित करना। चित्र रचना का करना अनुअंकन कहलाता है, जिसमें अनुकृति मूलक रचना को गुण संशोधन द्वारा व्यक्तिगत अनुभूति की सूक्ष्म अभिव्यक्ति करने का अनुअंकन कहते हैं। अनुअंकन का द्वारा रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने एवं रचनात्मक मतलब अपनी क्रिएटिविटी प्रोसेस को बढ़ाता है। कलाकारों ने अपने विचारों में अभिव्यक्त करने के प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। जब चित्रकार किसी वस्तु आकार को देखता है तब उसके मस्तिष्क पर पूरा संपूर्ण प्रभाव अंकित हो जाता है। अनुअंकन करते समय चित्रकार चित्रण के प्रमुख तत्वों बिंबों को ही सृजन प्रेरणा का आधार मानता है, जैसे देखे हुए आकारों का स्वतंत्र चित्रण करता है और अपने कलात्मक गुणों की अभिवृद्धि करता है। अनुअंकन बंधन मुक्त होता है। इसी अभ्यास से चित्रकार अपनी सृजन क्षमता का विकास करता है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक आज पूरा हो गया। मतलब ये दूसरा चैप्टर भी अपना क्लियर होता है। फिर इसके आगे वाला जो चैप्टर आएगा वो होगा चित्रकला के माध्यम और तकनीक। जो मैं बता देता हूँ एक बार, चित्रकला के माध्यम एवं तकनीक कैसे इसमें मतलब कलरों का प्रयोग किया जाता है, कैसे किस तरह के कलर होते हैं, किस तरह की टेक्निक्स होती है जिसको आप प्रयोग करते हैं, और इसकी कुछ हिस्ट्री आएगी। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी लेकिन इसमें पूरा ये कंप्लीट है। इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार आप ज़रूर देखिए जिसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो ठीक है, फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं।